प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह लेकर आई हूँ, जो बोर्ड परीक्षा में 12th में बार बार आपको देखने को मिलता है। हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के साथ। तो आज का पहला टॉपिक क्या रहने वाला है? चैप्टर है आपका ईंटें मनके और अस्थियां, जो हड़प्पा सभ्यता वाला है। और आज के इस टॉपिक में मैं आपको क्या करवाऊंगी, सबसे इंपॉर्टेंट नगर नियोजन और दूसरा जल निकासी प्रणाली। यह बोर्ड परीक्षा में जो चैप्टर है वह सबसे ज्यादा अंक का रहता है। आज तक जो पिछले सालों का रिकॉर्ड है उसमें हम देख रहे हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूं कि यहां पर से बड़ा क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। और अभी 2026 में भी राजस्थान बोर्ड में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन जो है किस प्रकार से वहां के लोगों की बुद्धिमत्ता और कौशल का परिचय देता है। तो चलो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। और मैं आपको केवल और केवल समझाऊंगी ही नहीं, याद भी करवाऊंगी कि कितने पॉइंट आपको पक्के याद रखने हैं। देखो, हेडिंग हेडिंग सब याद कर लोगे, अच्छे से टॉपिक को समझ लोगे तो परीक्षा में बहुत आराम से आप उसको लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है नगर नियोजन पर या जल निकासी पर तो क्या लिखें, कैसे लिखें, इन सब का आज इस वीडियो में मैं आपको उत्तर देने वाली हूँ। शुरू कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले कुछ बातें समझा रही हूं जो आपको लिखनी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखनी, इस क्वेश्चन के उत्तर में नहीं लिखनी है, लेकिन जनरल नॉलेज में आपको बता रही हूं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि वास्तव में यहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वह कब हुई या कितनी पुरानी है, इन सब टॉपिक पर थोड़ा सा 5 मिनट हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता जो है, देखोगे आप इसके बारे में कुछ बातें कि हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है। अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता 8000 ईसा पूर्व के लगभग पुरानी है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक सभ्यता हमारी हड़प्पा सभ्यता है और बहुत खास सभ्यता है। क्यों खास सभ्यता है? जब विश्व के लोग जंगलों की तरफ निवास कर रहे थे उस समय जो है हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत शानदार नाली व्यवस्था, बहुत ही शानदार मकानों का निर्माण, विशाल स्नानघर, ये सब कुछ बना दिए थे। सबसे सबसे बेस्ट क्वालिटी हमारी सभ्यता की थी वह थी ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली, जो आज भी बहुत सारे शहरों में जैसे देखने को नहीं मिलती। हजारों साल पहले हमने उसका विकास कर दिया। देखो, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड आपको परीक्षा में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ये कौन सा टाइम पीरियड है मैडम? आप तो 8000 ईसा पूर्व कह रहे थे। देखो, वह समय था जब हड़प्पा सभ्यता स्थापित हो चुकी थी, लेकिन 2600 से 1900 ईसा पूर्व पूरी विकास की स्थिति में चरम सीमा पर दिखाई देती है। यानी इसको हम कहते हैं विकसित हड़प्पा, इसको हम कहते हैं विकसित हड़प्पा का काल है। विकसित हड़प्पा काल कौन सा था? यानी जब हमें बहुत शानदार सड़कें मिल रही है, नालियां मिल रही है, बहुमंजिला मकान मिल रहे हैं, कुएं मिल रहे हैं, जल निकासी व्यवस्थाएं मिल रही है, वह टाइम पीरियड 2600 से 1900 ईसा पूर्व था। एक चीज और ध्यान रखोगे कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता है ना। देखो, विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हुई नदी घाटी के पास ही जो है स्थापित हुई। क्यों? नदियां अपने साथ पानी लाती थी, उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। और देखो, मिट्टी होगी तभी तो खेतीबाड़ी होगी, खेतीबाड़ी होगी तभी तो जनजीवन होगा, तभी तो पेट भरेगा। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज दुनिया में क्या है? पेट भरना, है ना। तो पेट कैसे भरेगा? जब खेतीबाड़ी होगी। खेतीबाड़ी कैसे होगी? जब जल होगा। ध्यान से समझोगे, एक एक चीज में कंसेप्ट के साथ आपको समझा रही हूं। जब जल होगा तब मिट्टी आएगी, तब मिट्टी आएगी जब खेतीबाड़ी होगी, और खेतीबाड़ी होगी तभी उसमें पास पास में लोग जो है वह रहने लगेंगे। यह ध्यान रखना, उसी से जनजीवन होता है। तो यहां पर भी बहुत सारी नदियां थी, केवल सिंधु नदी नहीं थी, बहुत सारी नदियां इसकी सहायक नदियां भी थी जिसके आसपास जो है जीवन शुरू हुआ। इसीलिए शुरुआत में तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा, लेकिन बाद में देखा यह तो बहुत विस्तृत है। जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहुत दूर दूर तक यह जो है विकसित हुई हुई थी। हम देखते हैं उत्तर में अगर हम देखें तो यह मांडा तक है, नीचे अगर हम देखें तो दाइमाबाद तक यह विस्तृत है। बहुत बड़ा क्षेत्र था इसका, सुत के गैंडोर तक यह सभ्यता फैली हुई थी। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम देना उचित नहीं रहा। सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था और इसी आधार पर इसे हड़प्पा नाम दिया गया। तो यह तो मैंने आपको जनरल थोड़ी सी बातें बताई है, और बातें फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। अब हम मेन हमारा जो टॉपिक है, अगर मैडम परीक्षा में यह क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली पर निबंध लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे? टू द पॉइंट। अब मैं आपको टॉपिक समझा रही हूं कि आपको लिखना कहां से शुरू करना है। तो आपको लिखना जो है मोहनजोदड़ो से शुरू करना है। आप हेडिंग डालोगे हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन है, उसमें मोहनजोदड़ो से शुरू करोगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू यहां पर शहर विकसित हुए थे। नगर नियोजन अगर हम बता रहे हैं, नगर नियोजन का अर्थ क्या है? कोई भी आप शहर में जाते हो, उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या देखते हो, क्या वहां पर गांव है, शहर है, कैसा जीवन है, सड़कें कैसी है, नालियां कैसी है, घर कैसे हैं,
ये सब कुछ ही नगर नियोजन होता है। नगर नियोजन का मतलब समझते हो? नियोजन यानी कुछ हम जो है पहले प्लानिंग करें और उसके अनुसार कुछ बनाएं, उसको कहते हैं नियोजन। हमने सोचा, योजना बनाई और उसी के अनुरूप हमने उसको क्रियान्वित किया, उसको कहते हैं नियोजन। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ही यही थी कि शहर विकसित हुए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ही यहाँ पर शहरों का विकास हुआ था। तो सबसे पहली बात ही आपको यही लिखनी है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू, देखो ये फिलअप में भी पूछ सकते हैं, सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। शहरी केंद्रों का विकास यानी यहां पर बहुत सारे शहर जो है वह अस्तित्व में आए। शहरी केंद्रों का विकास था। कौन कौन से शहर अस्तित्व में आए देखोगे तो मैं थोड़ा सा मैप भी बताती हूँ। ये मैप वर्क भी इस चैप्टर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप पेपर उठाकर देखो पिछले 5 सालों के, आपको हड़प्पा सभ्यता के स्थल जरूर उसमें देखने को मिलेंगे। कभी कालीबंगा पूछते हैं, कभी राखी गड्डी, मित्ताथल, नागेश्वर, बालाकोट, रंगपुर, ये सब पूछते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे मैप को, कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान की तरफ कालीबंगा कहाँ पड़ता है? अगर हम देखें तो कालीबंगा जो है वह राजस्थान में पड़ता है। ये देखो ये गुजरात है और गुजरात का जो ये शेप है नाक, यहाँ पर नागेश्वर है। और थल में क्या होता है? लोथल। याद रखना, थल नीचे है तो लोथल नीचे, वीर ऊपर रहता है तो गुजरात में ऊपर धोलावीरा है, और ये रंगपुर लोथल के पास है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट। चनुदड़ो और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे, जो कम पूछते हैं, नहीं पूछा है आज तक, लेकिन पूछ भी सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में लिखती है, और राजस्थान के ऊपर ही हरियाणा। हरियाणा में आपको 2 स्थान ध्यान रखने, एक तरफ राखी, रक्षाबंधन आ रहा है, राखी और राखी बंधवालो बनावली, ऐसे याद रखो, और नीचे थल आ गया फिर से मित्ताथल। तो ये हरियाणा के तीनों स्थान जो है वह आपको ध्यान रखना। और उसके जस्ट बाहर की तरफ आ जाओ तो ये हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो थोड़ा सा आपको यह भी ध्यान रखना। चलो अब हम वापस हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक यह है, अगर क्वेश्चन आता है नगर नियोजन तो कैसे लिखोगे? 5 पॉइंट नगर नियोजन के लिखोगे। 5 पॉइंट, बनमुट्ठी, बस्ती का विभाजन, बस्ती का नियोजन, जल निकासी प्रणाली सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ की, फिर मकान कैसे है तो गृह स्थापत्य बता दो, और लास्ट में दुर्ग बता दो। एक पूरा शहर है, उसका वर्णन कैसे करोगे? तो शहर के अंदर घुसे तो शहर और किला, बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। एक नीचे की तरफ शहर था, एक ऊंचाई पर किला होता था। तो सबसे पहले बस्ती का विभाजन बताओगे, फिर बस्ती का नियोजन बताओगे। नियोजन यानी कैसे बस्ती को बसाया गया, कि भाई कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाए गए, फिर यथा स्थान पर सीमित रूप में भवनों का निर्माण किया गया, चारों तरफ से उसको दीवार से घेरा गया, सुरक्षा के लिए दीवार से घेरते थे। ऊंचाई पर क्यों बनाते थे? पास में नदियां थी, नदियों में बाढ़ आती थी, सब के सब शहर बाढ़ में डूब सकते थे। तो यह उसकी कुशल बुद्धिमत्ता का परिचय। देखो टॉपिक तो सेम ही रहते हैं, कोई भी परीक्षा आज से 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, या आज की 12th है, सब में वही नगर नियोजन ही पूछ रहे। सिंधु घाटी सभ्यता काफी सालों से चलता आ रहा है आपका, है ना। लेकिन अब परिवर्तन क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा आपने कि बुद्धिमत्ता पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न कि रटे रटाए आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, बस कुछ लाइनें ही उसमें ऐड ऑन करनी है, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे डरे हुए रहते हैं, अरे मैडम आजकल क्वेश्चन बदल गए, पैटर्न बदल गए। अरे कुछ नहीं बदला, इतिहास इतिहास ही रहेगा, उसमें कुछ नया नहीं कर सकते। लेकिन आपकी बुद्धि का परिचय कैसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ हड़प्पा सभ्यता की क्या कुशल समझदारी का परिचय मिलता है? तो आपको बताना है कि वो बुद्धिमान थे, उन्हें पता है कि पास में नदियां हैं, नदियों में बाढ़ आती है तो शहर डूब जाएंगे, इसलिए शहरों का निर्माण चबूतरे पर किया गया। वो जानते थे कि जानवर आते हैं, रक्षा करने के लिए, आक्रमणकारियों की रक्षा करने के लिए दीवार होनी चाहिए। अरे भाई आप भी तो घर में रहते हो कि नहीं, घर में दरवाजे होते हैं कि नहीं, क्यों होते हैं? रक्षा के लिए। तो बस वही तो यहाँ पर लिखना है कि शहर के चारों तरफ परकोटा बना हुआ था ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। बस यही परिवर्तन आजकल के क्वेश्चन में आया, लेकिन बच्चों को बहुत घबराहट रहती है, अरे मैडम हम कैसे लिखें, क्वेश्चन के पैटर्न बदल गए। कुछ नहीं बदला, थोड़ी सी बुद्धि का यूज करना है, और नहीं है तो वह मैं समझा के वह भी आपको दे रही हूँ, फिर तो लिख लोगे ना। यस और नो कमेंट करके जरूर बताना कि मजा आ रहा है कि नहीं। क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। इस चैप्टर में जो आ रहा है सबसे सबसे ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन वह नगर नियोजन,
जल निकासी प्रणाली, विशाल स्नानागार है और हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। इनके सारे वीडियो में लगातार आपको दूंगी, आप बड़े ही आनंद के साथ उसको देखोगे और मजे मजे से आपको समझ में भी आएगा, याद भी होगा और परीक्षा में पूरा लिख कर भी आ सकोगे। तो चलो शुरू करते हैं नगर नियोजन को। तो सबसे पहली बात, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या है? शहरी केंद्रों का विकास। अब देखो, सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा गया स्थल जो है वह कौन सा था बच्चों? वह हड़प्पा था और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा क्या एक शहर का नाम है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे बड़े बड़े यहाँ पर हमें शहर दिखाई देते, राखी गढ़ी भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मुख्य शहर थे। कुछ विद्वान कहते हैं ये दो राजधानियां थी, हमें नहीं पता क्योंकि इसके बारे में हमें लिखित जानकारी जो है वह नहीं मिलती। लिखा हुआ तो मिला लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, इसलिए हमें उसकी लिखित जानकारी जो है वह नहीं मिल पाती। तो सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब सबसे अनूठा पहलू क्या था? सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, यह ध्यान रखना है। लेकिन हम इसमें मोहनजोदड़ो को क्यों पढ़ रहे हैं, हड़प्पा से क्यों नहीं पढ़ रहे? मैं आपको जो नगर नियोजन पढ़ाऊंगी वो पूरे मोहनजोदड़ो से पढ़ाऊंगी, हड़प्पा का नाम भी नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी? तो इसका भी आंसर ध्यान रखोगे कि हड़प्पा पहले सबसे पहला खोजा तो गया था, लेकिन हड़प्पा जो है नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? तो अलेक्जेंडर कर्निगम साहब जो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, देखो हर लाइन में एक नई बात छुपी हुई है। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो न केवल एक क्वेश्चन, इसी के साथ 10-20 क्वेश्चन के आंसर और मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ। तो वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से आपको जरूर देखना है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? हमारे यहाँ पर अंग्रेजी काल में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। क्या होता है पुरातत्व विभाग? खुदाई करते हैं और बहुत सारे अवशेषों को ढूंढते हैं, निकालते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ये कहाँ था, क्या था, कब था, कितना पुराना था, और इस प्रकार से पूरी जानकारी जो है वह इकट्ठी करते हैं। और इसी से तो पता चला कि हमारी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है, मेसोपोटामिया की समकालीन है। बहुत सारी बातें जो किसी बाद में और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। हड़प्पा नष्ट हो गया। अलेक्जेंडर कर्निगम साहब, देखो अलेक्जेंडर कर्निगम कौन थे? अलेक्जेंडर कर्निगम जो है वह भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। अलेक्जेंडर कर्निगम ने बताया, क्या बताया? अलेक्जेंडर कर्निगम कहते हैं कि लाहौर से मुल्तान तक, लाहौर से कहां तक? लाहौर से मुल्तान तक 100 मील लंबी जो रेल की पटरी है, 100 मील लंबी, लाहौर से मुल्तान तक 100 मील लंबी जो है रेल पटरी बिछाने के लिए जितनी ईंटों की आवश्यकता होती है, उतनी ईंटें जो है ये ईंटें चुराने वाले चुरा कर ले गए और इसीलिए हड़प्पा पूरा नष्ट हो गया। मैं कैसे पढ़ाऊंगी आपको? जैसे मैं आपको बता रही हूं, पढ़ा रही हूं, अब यहां से कोई, मैं निकल गई, कोई दूसरा आया, मान लो 10 साल 20 साल बीत गए और ये सब कुछ लगा हुआ है, तो कोई बता सकता है कि ये स्टूडियो रहा होगा, यहाँ कोई टीचर पढ़ाते होंगे क्योंकि यहाँ पैनल है, पेन है। लेकिन अगर यहाँ से सब उठा कर ले जाऊं, पैनल, पेन, एसी, यह पूरी दीवारें, इसकी लाइटें, तो कैसे कोई बताएगा 100 साल बाद कि यहाँ स्टूडियो था? समझ गए? कुछ न कुछ चिन्ह तो मिलेंगे, तब हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या था। लेकिन हड़प्पा की जो भी संरचनाएं थी उसको ईंटें चुराने वाले चुरा कर ले गए, क्योंकि अंग्रेजी काल में रेलवे आपने पढ़ा ना, डलहौजी के काल में रेल विकास, तो रेल की पटरियां बिछ रही थी, रेल की पटरियां बिछ रही थी और इसी वजह से जो है बहुत सारे पत्थर चाहिए थे, तो यहां से उठा उठा कर सब वहां पर जमा दिए। 100 मील लंबी रेल की पटरी बिछाने जितने पत्थर ले गए, सारे पत्थर खत्म हो गए और हड़प्पा सभ्यता जो है उसका बहुत थोड़ा सा भाग रह गया। हड़प्पा सभ्यता का नहीं, हड़प्पा शहर का, तो हम उसके बारे में जानकारी नहीं ला पाते। चलो ये तो सारी बातें दूसरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या है, सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर शहर विकसित हुए थे। सबसे सुंदर शहर मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया, लेकिन हम उसके बारे में इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इसके बारे में कुछ है ही नहीं, ईंटें चुराने वाले उसको लेकर चले गए। चलो देखो थोड़ी सी फोटोज दिखाती हूं ताकि आपको समझ में आ सके। हमें इतिहास को ऐसे नहीं पढ़ना है कि इतिहास बीत चुका है, मैं उसको बिल्कुल आपको लाइव करके पढ़ाती हूँ, आनंद आता है, आपको फील करवाती हूँ हजारों साल पहले क्या था, कैसा था, आप उसको आंखों से देख सको, ऐसा फील करो कि हम इधर आ चुके हैं और अब इसको महसूस कर रहे हैं कि वहां के लोग कैसे थे, क्या करते थे, किस प्रकार की संरचनाएं बनाते थे, कैसा जीवन था। तभी आप जो आजकल की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, कौशल से बताओ, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आंसर दो, वो तभी दे सकते हो जब आप उसको विजुअलाइज करो।
जब तक आप फोटोज नहीं देखते हो तब तक आपको आइडिया ही नहीं, किताबों में फोटोज नहीं दिए तो आपको मजा नहीं आता, समझ नहीं आता। लेकिन मैं अपनी क्लास में खूब सारी फोटोज दिखाती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ पाता है कि वास्तव में क्या स्थिति थी, कैसे लोग रहते थे, जीवन शैली क्या थी, क्या खाते थे। सारी फोटोज लेकर के मैं हमेशा आपको क्लासेस में पढ़ाती हूँ, जिससे आप बिल्कुल बढ़िया याद कर पाते हो और हूबहू परीक्षा में छाप पाते हो। इसी वजह से इतने सारे बच्चे 100 में से 100 नंबर लेकर आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर देखो शहर इस प्रकार से था। शहर दो भागों में विभाजित है, बस्ती दो भागों में विभाजित थी। यह भी परीक्षा में पूछा गया था। हर लाइन को ध्यान से सुनोगे, हर लाइन पे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? तो आपने आंखों से देखा दो भाग। कौन से दो भाग? देखो एक भाग तो ये ऊंचाई पर है ना, ये ऊंचाई पर, इसको क्या कहते हैं? इसको दुर्ग कहते हैं। और नीचे ये पूरा शहर बसा हुआ, यह क्या कहलाएगा? यहाँ पर हर एक हमारी तरह जन सामान्य लोग रहते थे, जिसे हमने क्या कह दिया? जिसे हमने शहर का नाम दिया। तो हड़प्पा सभ्यता में बस्ती का विभाजन दो भागों में था, एक ऊंचाई पर जिसे दुर्ग कहते हैं, और एक नीचे था जहां शहर था। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्या थी, कैसे थी, वो सब भी अभी मैं बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर हमें बहुत सारे कुएं मिलते हैं, और कुएं के अंदर ईंटें भी देखो एक जैसी ईंटें मिल रही है, जिसकी अगर लंबाई को हम मान लेते हैं, ऊंचाई को 1 मानते तो चौड़ाई 2 और लंबाई 4, यानी लंबाई जो है ऊंचाई की 4 गुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है। सब एक जैसी ईंट है, 4:2:1। देखो अगर यह लंबाई है, यह इसकी ऊंचाई है और यह इसकी चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 के रेशियो में हमें देखने को मिलता है। देखो ऐसे बहुत सारे कुएं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता कुएं है। हर घर में कुएं। आपने तो कुएं देखे भी नहीं होंगे, आजकल कहाँ कुएं दिखते हैं? किसी बच्चे ने कुएं देखे हो तो कमेंट करके बताना कि यस मैडम हमारे मोहल्ले में कुआं है। मैंने बहुत कुएं से पानी लाई हूँ, बहुत ज्यादा। जो मेरी बुआ का घर था उसके पास में कुआं था, तो बहुत मजा आता था कि कुएं के अंदर हम वो रस्सी डालते थे और बाल्टी से पानी ऊपर निकालते थे और लेकर आते थे। अब तो पानी हर घर में, जल की व्यवस्था बहुत बढ़िया है सरकार की, लेकिन पहले कुओं से पानी लाते थे। कुआं जो है वहां पर इतने कुएं थे, यानी सोचो कि उन्होंने कितनी बढ़िया पानी की व्यवस्था कर रखी थी, कितनी बढ़िया खेती बाड़ी होती थी, कितनी अच्छी उपज होती थी, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। आपको पता है यहाँ पर एक शव के अंदर दांत का प्रत्यारोपण किया हुआ है, यानी रूट कैनाल करना भी जानते थे। यस, और ये ईंटें जमा करके जिप्सम के गारे का प्रयोग करते थे। बहुत ज्यादा कुशल, बुद्धिमान, बुद्धिमता का परिचय मिलता है। ये सारी चीजें जब समझोगे ना, तब घुमाकर क्वेश्चन आएगा, तब भी आप उसका बहुत सुंदर अपने शब्दों में आंसर दे पाओगे। तो इसीलिए ये फोटोज और ये वीडियो पूरा देखना, बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझ पाओगे, उसको जी पाओगे, इतिहास को। देखो ऐसे शानदार कुएं जो है यहाँ पर हमें मिलते हैं। देखो सड़कें, यहाँ पर नालियां देखो, इतनी सारी नालियां बनी हुई है। देखो ये दिखाई दे रहा है समकोण पर काटती हुई नालियां। पहले नालियों का निर्माण किया गलियों के साथ, फिर मकान बनाए। हर घर से पानी को सुंदर तरीके से बाहर निकालने की जो है व्यवस्था की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत ही शानदार नाली व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। हर घर में हमें जो है पक्की ईंटों की बने हुए स्नान घर मिलते हैं, और हर घर का जो बाथरूम है स्नान घर, उसको सड़क से जोड़ा गया, एक दीवार और दीवार से उसको सड़क से जोड़ दिया, ताकि घरों का गंदा पानी पूरा बाहर जा सके। तो यह फोटोज देखने से आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा कि बस यहां से ये पानी जा रहा है और पूरा बाहर जाने की व्यवस्था, यहां से भी पानी। अब मकान थे वो नष्ट हो गए, लेकिन नालियां आज भी हमें दिखाई देती है, और नालियां ढकी हुई थी। देखो कितनी सफाई व्यवस्था थी, नालियों को ईंटों से ढका हुआ भी है ताकि गंदगी, बदबू बाहर नहीं आए। इतना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, इतने बुद्धिमान थे ये लोग, जो हमें दिखाई देता है इन सब चीजों से। चलो आगे चलते हैं। ये देखो फिर एक से नाली दिखाई आपको मैंने, कितनी बढ़िया नालियां बनी हुई है, और समकोण पर देखो ये 90 डिग्री पर काट रही है। आपकी बुक में लिखा हुआ है 90 डिग्री, अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है। तो मैंने आपको बिल्कुल फोटोज से बता दिया, इसे कहते हैं ग्रिड पद्धति। सड़कें और गलियां, नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसे कहते हैं ग्रिड पद्धति। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, यहाँ की सड़कें कैसे बनी हुई थी? ग्रिड पद्धति से। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को समकोण पर काटना। तो इस प्रकार से यह काटती थी। देखो ये यहाँ की लिपि है, कभी किसी दिन लिपि पर भी बात करेंगे। यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, रहस्यमय लिपि है। बताओ कौन बच्चा पढ़ सकता है? ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। जिस दिन इसको पढ़ लिया जाएगा उस दिन बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। अभी मुझे नहीं पता कि राजा था, नहीं था, क्या हड़प्पा मोहनजोदड़ो राजधानियां थी, नहीं थी, क्या एक ही राजा था, क्या खूब सारे राजा थे, किस प्रकार से इतना विशाल मैनेजमेंट किया गया, कुछ तो सिस्टम जरूर रहा होगा। लेकिन जब तक इसकी लिपि को नहीं पढ़ा जाता बच्चों, तब तक बहुत सारे क्वेश्चन अनुत्तरित है, हमें उनके आंसर नहीं पता चल पाते।
ठीक है, तो ये तो हो गई बहुत सारी बातें। अब चलो, अब परीक्षा में लिखोगे कैसे, किस तरीके से आंसर दोगे। तो आपके चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से नाली व्यवस्था, गृह स्थापत्य और दुर्ग। एक शहर के अंदर घुसते हो तो क्या देखते हो, सबसे पहले शहर कैसे, एक ऊंचाई पर दुर्ग है, नीचे शहर है, यह दिखाई देता है। फिर वहां का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, फिर वहां के मकान, गृह स्थापत्य यानी मकान कैसे बने हुए थे, और फिर किले के बारे में। यह नगर नियोजन है। तो नगर नियोजन में 5 पॉइंट आपको कवर करने, बुक में 3 दिए हैं, लेकिन आप परीक्षा में इसी 3 पॉइंट को 5 में बनाकर लिखोगे। कैसे बनाकर लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे बस्ती का विभाजन, फिर लिखोगे बस्ती का नियोजन, यानी सड़कें समकोण पर काट रही है, किस प्रकार से नालियां बनी हुई है, वो सब। फिर नाली व्यवस्था लिखोगे, फिर उसके बाद में गृह स्थापत्य बताओगे, और फिर दुर्ग बताओगे। तो टोटल मिलाकर बंद मुट्ठी 5 की, तो 5 चीजों से आप इसका नगर नियोजन का उत्तर लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखोगे, 5 पॉइंट से नगर नियोजन का उत्तर लिखना है। सबसे पहला पॉइंट बस्ती का विभाजन। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, बस्ती का विभाजन। देखो ये मैप आपकी बुक में दिया हुआ है, वही मैं समझाती हूं। 2 भागों में बस्ती विभाजित थी। पूर्व की तरफ शहर है, पश्चिम की तरफ किला है। ये शहर था, किला था, ये तो हमने नाम दिया है। क्या वो लोग कहते थे वो हमें नहीं पता, क्योंकि उनकी लिपि क्या थी, भाषा क्या थी, ये हम पढ़ नहीं पाए। उनके मापतोल क्या थे, इकाई क्या थी, यह भी हमें नहीं पता। बाट मिलता है, लेकिन क्या इकाई थी, किलोग्राम, ग्राम, किस तरह से तोलते थे, यह हमें आज भी नहीं पता चलता। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, बस्ती का विभाजन। याद हुआ कि नहीं, साथ साथ यह भी बताना, बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। 2 भागों में विभाजित थी, बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। एक भाग जो है छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया हुआ था, छोटा लेकिन ऊंचाई पर था। दूसरा नीचे की तरफ, दूसरा बड़ा तथा नीचे की तरफ, दूसरा बड़ा तथा नीचे की तरफ, जिन्हें क्रमशः मतलब दोनों के नाम साथ लिख रही हूं, जिन्हें क्रमशः दुर्ग तथा निचला शहर कहा गया। दुर्ग तथा निचला शहर नाम दिया गया। किसने नाम दिया, पुरातत्वविदों ने नाम दिया गया। यह ध्यान। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, बोलोगे मेरे साथ ताकि आपको याद हो जाए, बस वैसा ही लिखना है, और आप उसको महसूस करते हुए लिखना है। आप याद करोगे फिर भूल जाओगे, हेडिंग पक्के याद करके जाना है। बस आपको नोट्स, जैसे कहते हैं ना नोट्स बनाने, तो नोट्स में आपको सिर्फ हेडिंग याद रखना है, बाकी पढ़ना आपको किताबों से ही है। किताब की एक एक लाइन पढ़नी, क्योंकि किसी भी लाइन पर छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बहुत सारे 30 क्वेश्चन आपको जो है छोटे पूछ रहे हैं, एक एक नंबर के। कुछ एमसीक्यू है, कुछ फिलअप है, कुछ वन लाइनर, एक शब्द में भी आंसर दे सकते हो उसका। तो पढ़ना 100% किताबों से है, यह चीज आपको पक्की ध्यान रखनी है। लेकिन बड़े क्वेश्चन के आंसर जो है उसमें हेडिंग आपको एकदम टिप्स पर होने चाहिए, कि भाई नगर नियोजन तो आपकी एक कॉपी बनी हुई है, उसमें आपने हेडिंग लिखे हुए। पढ़ोगे एग्जाम में भी किताब से ही पढ़ना है, लेकिन आपके पॉइंट लिखे हुए एक पेपर पर, एक कॉपी पर, बहुत छोटे में, जिससे आप उसको 10 मिनट में पूरा रिवाइज कर सको, पूरी बुक को। बस इतने हेडिंग लिखने बड़े क्वेश्चंस की, बाकी तो आपको जो है अपने आप लिख दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे, बस्ती का विभाजन। और इसको माइंड में सेट करते हुए चलोगे कि चलो आप मेरे साथ कहां चल रहे हो, हम हड़प्पा सभ्यता के शहरों की तरफ चलते हैं, और हमें बताना है नगर कैसे बसे हुए थे। और हम अंदर गए और हमने क्या देखा कि शहर में 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, एक ऊंचाई पर दुर्ग है और एक निचला शहर है। तो बस आपने लिख दिया, बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। एक छोटा भाग था लेकिन ऊंचाई पर था, एक बड़ा भाग लेकिन नीचे था, जिसे पुरातत्वविदों ने दुर्ग और निचला शहर नाम दिया है। किसने नाम दिया है, जिसे पुरातत्वविदों ने दुर्ग तथा निचला शहर का नाम दिया। तो ये बस्ती का विभाजन। अब बताएंगे, बस्ती को विभाजित तो कर दिया, अब आगे चलो क्या देख रहे हो, बस्ती का नियोजन देख रहे हो, कि बहुत बढ़िया तरीके से हम, दुर्ग है तो उसको ईंटें भर करके फिर दुर्ग बनाया गया, उसके चारों तरफ दीवार है। फिर शहर है तो उसमें भी ईंटें भरी है, और उसमें भवन बनाए गए हैं। भवनों को एकदम बढ़िया लाइन से बनाया गया, आड़े टेढ़े नहीं है, जैसे आपने 11वीं में पढ़ा कि उड़नगर टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियां, नहीं वैसा नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से गलियां हैं, बहुत अच्छे तरह से मकान है, समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं। यही तो नगर नियोजन है, यही तो आपको इसमें बताना है। बात समझ रहे हो क्या? चलो तो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, दुर्ग। अब सेकंड पॉइंट में आप बताओगे कि भाई यहां पर जो है
बस्ती का नियोजन भी किया गया, लेकिन पहले बस्ती का विभाजन के अंदर ही 3 पॉइंट बता रही हूं कि दुर्ग जो है बस्ती के विभाजन में ही यह 3 पॉइंट बता रही हूं। जो पहला पॉइंट है बस्ती का विभाजन, उसी में 3 पॉइंट बता रही हूं। दुर्ग जो है, दुर्ग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, आकार और स्थिति याद रखना है। तो दुर्ग का आकार कैसा था? दुर्ग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया हुआ, दुर्ग छोटा तथा ऊंचाई पर बनाया गया था, छोटा था तथा ऊंचाई पर बनाया गया था, ऊंचाई पर बनाया गया था, बनाया गया था। और ऊंचाई पर क्यों था? इसकी ऊंचाई का कारण क्या था? इसे कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था, इसे कच्ची ईंटों के चबूतरों पर, कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था, चबूतरे पर बनाया गया था। क्यों ऊंचा था? ऊंचाई का कारण क्या था कि इसे कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। क्यों कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाते थे? ताकि बहुत ऊंचा रहे, बाढ़ आए तो रक्षा हो, आक्रमणकारी आए तो दूर से दिख जाए। किले क्यों बनते हैं? दूर से पता चल जाए कि कोई अटैक करने वाला आ रहा है, उसको मारा जा सके, तो इसीलिए। और दुर्ग को क्या कर दिया गया था? दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था। क्या लिखोगे? दुर्ग को चारों ओर से, चारों तरफ से दीवार से घेरा गया, चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था, दीवार से घेरा गया था। बस ये 3 पॉइंट इसमें लिखने हैं ताकि उसको शहर से अलग किया जा सके। क्यों दीवार को घेरा गया है? भाई ये यहाँ पर राजा वगैरह रह रहे हैं और नीचे जनता रह रही है ना। संसद भवन वगैरह सब, राष्ट्रपति भवन सब अलग होते हैं, जनता का घर अलग होते हैं, तो बड़ा सा होता है। तो इसी प्रकार से दुर्ग बहुत बड़ा सा, और यहाँ पर जो है ऊंचाई पर था, शहर से छोटा लेकिन हाँ काफी विशाल था, और यहाँ पर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर था और चारों तरफ से उसको दीवार से घेरा गया। निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया, ध्यान रखना है। निचला शहर जो है, निचले शहर को भी, निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था, दीवार से घेरा गया था, घेरा गया था। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि जो है शहर और दुर्ग अलग अलग, ताकि शहर और दुर्ग अलग अलग रहे, शहर व दुर्ग जो है अलग अलग, अलग अलग रहे, साफ रूप से पता चले कि किला है और नीचे शहर है। लेकिन यह ध्यान रखना, शहरों में भी भवनों का निर्माण, शहरों में भी भवनों का निर्माण चबूतरों पर किया गया था। भवनों का निर्माण करने से पहले निर्माण जो है चबूतरों पर किया गया था, यानी कच्ची ईंटें यहां पर भी डाली गई, चबूतरों पर किया गया था, किया गया था। तो यह मैंने आपको सबसे पहले बस्ती का विभाजन बताया। मोटे मोटे तौर पर आपने अंदर घुसकर क्या देखा? एक ऊपर दुर्ग है, नीचे शहर है, दुर्ग ऊंचाई पर बनाया हुआ है, छोटा सा है, कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया और दुर्ग को चारों तरफ से घेरा गया। फिर आ जाओ शहर की तरफ, शहर में भी भवनों का निर्माण चबूतरों पर किया गया, यानी वहां पर भी ईंटें डाली गई और उसको भी चारों तरफ से दीवार से घेरा गया है ताकि वह दुर्ग से अलग रहे। अब चलते हैं बस्ती का नियोजन। तो पहला पॉइंट क्या है? बस्ती का विभाजन। उसमें 5 पॉइंट डालो या न डालो, एक ही लाइन में लिखोगे तब भी चलेगा कि सबसे पहला बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, एक भाग छोटा नीचे की तरफ, नहीं सॉरी, एक भाग छोटा ऊंचाई पर जिसे दुर्ग कहा गया, एक भाग बड़ा नीचे था जिसे शहर कहा गया। दुर्ग को ऊंचाई पर बनाया गया, कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया और चारों तरफ से दीवार से घेर करके शहर से अलग कर दिया गया। शहर में भी भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के चबूतरे पर किया गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था सुरक्षा। तो ध्यान रखना, यहां पर अगर आपको पूछ ले कि किस प्रकार से बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है, तो आपको बताना है इसका कारण। इसका कारण क्या था? इसका कारण जो है शहर और दुर्ग को, इसका कारण ये था शहर और दुर्ग को बाढ़ से व खतरों से बचाना था। बस यही तो आपको पूछता है परीक्षा में एग्जामिनर, खतरों से बचाना था। भाई दीवार से क्यों घेरा और इसको ईंटों से चबूतरे पर क्यों बनाया? तो इसमें आपको बस यही तो 2 लाइन ऐड ऑन करनी है, बाकी कुछ भी आंसर नहीं बदलेगा, वही रहेगा। बस ये 2 लाइनें आपको इसमें ऐड करनी है। चलो अब आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बस्ती का नियोजन। हम क्या देखते हैं? बस्ती कैसे बसी हुई मिलती है। आप अंदर गए, शहर के अंदर घुस रहे हो, क्या आपको आड़े टेढ़े घर दिख रहे? नहीं नहीं नहीं, बहुत शानदार तरीके से पहले योजना बनाई, फिर क्रियान्वयन किया गया। कैसे कैसे प्रूव करोगे अपनी परीक्षा में? तो आपको लिखना है, सबसे पहले पूरे शहर के अंदर यथास्थान चबूतरे बनाए, फिर भवनों का निर्माण निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। 2 शब्द बोले, बहुत अच्छे से सुनना है। सबसे पहले क्या किया गया? सर्वप्रथम यथास्थान, शहरों में यथास्थान चबूतरों का निर्माण। यथास्थान यानी जहां करना है, ऐसे नहीं पहाड़ है कहीं पर, वहीं पर भी हमने चबूतरे बना लिए। यथास्थान चबूतरों का निर्माण किया गया। सर्वप्रथम क्या किया? यथास्थान
चबूतरों का निर्माण किया गया। सर्वप्रथम यथास्थान चबूतरों का निर्माण किया गया। उसके बाद सबसे पहले चबूतरे बनाए, उसके बाद शहर का सारा भवन निर्माण, शहर का सारा भवन निर्माण जो है, भवन निर्माण यथास्थान पर निश्चित क्षेत्र में सीमित था। देखो पहले हमने यथास्थान पर चबूतरों का निर्माण करा, उसके बाद शहर का सारा भवन निर्माण निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, निश्चित क्षेत्र तक सीमित रूप से किया गया, सीमित रूप से किया गया। ऐसा नहीं है कि पूरा मर्जी पड़े मकान बना दिए, आड़े टेढ़े मकान बना दिए, नहीं। जैसे आज आप देखते हो कोई सोसाइटी में जाकर के देखते हो तो एकदम बढ़िया आपको गार्डन दिखते हैं, मकान दिखते हैं, बिल्कुल लाइन से मकान दिखते हैं। ठीक वैसे ही हजारों साल पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के अंदर शानदार मकानों का निर्माण किया। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले शहर के अंदर पूरे यथास्थान चबूतरे बनाए गए और उसके बाद शहर का सारा भवन निर्माण जो है निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इससे पता चलता है, सबसे खास बात यहां पर यही लिखनी है, इससे पता चलता है, क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सब पहले क्या बनाई गई? पहले योजना बनाई गई, फिर उसका क्रियान्वयन किया गया। योजना जो है बनाई गई फिर क्रियान्वयन किया गया, बनाई गई फिर उसका क्रियान्वयन किया गया, फिर उसका जो है क्रियान्वयन किया गया, क्रियान्वयन किया गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें इसमें लिखनी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट इसमें आपको जो नियोजन है उसमें नेक्स्ट आपको बताना ईंटें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही अगर हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की तो ईंटें सभी जगह पर एक जैसी ईंटें मिलती है। चाहे जम्मू से देख लो, चाहे अफगानिस्तान से देख लो, चाहे आप जो है गुजरात में देख लो, सभी जगह पर एक जैसी ईंटें मिलती है, चाहे धूप में सुखा करके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है हड़प्पा सभ्यता में सभी शहरों से देखो, ये दिखाई है मैंने आपको शानदार ईंटें। सभी शहरों से हमें क्या दिखाई देती है? शहरों से एक निश्चित अनुपात की ईंटें मिलती है, एक निश्चित अनुपात की ईंटें मिलती, चाहे वह धूप में सुखाकर बनाई हो, अनुपात की ईंटें जो है वह प्राप्त होती है, ईंटें प्राप्त होती है। चाहे वह धूप में सुखा करके पकाई हो, चाहे वह धूप में सुखा करके पकाई हो, धूप में सुखाकर या आग में पकाकर, धूप में सुखाकर या आग में पकाकर तैयार की गई हो, आग में पकाकर तैयार की गई हो। और इनका अनुपात कितना है? तो इनकी लंबाई जहां इनकी लंबाई कैसी है? देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बता रही हूं। यह इसकी क्या है? लंबाई है। यह इसकी क्या है? चौड़ाई है ना? और यह जो है यह इसकी ऊंचाई है। तो यहां ध्यान रखोगे, अगर हम ऊंचाई को 1 मानते हैं तो चौड़ाई डबल होगी उसकी और लंबाई उसकी डबल होगी, यानी 4 होगी। तो जहां इनकी जो लंबाई है, जहां इनकी लंबाई किसकी? चौड़ाई तथा ऊंचाई की क्रमशः, चौड़ाई तथा ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी, क्रमशः। पहले क्या लिखेंगे? लंबाई जो है चौड़ाई तथा ऊंचाई की, तो चौड़ाई की कितनी है? 2 गुनी तथा 4 गुनी, 2 गुनी व 4 गुनी थी, 4 गुनी थी। यह एकदम लाइन से लिखना है। अगर ये नहीं लिख सको तो यूं लिख देना 4:2:1 के रेशियो की हमें ईंटें प्राप्त होती है। तो सबसे अनूठी विशेषता आपको बतानी, हड़प्पा सभ्यता में बस्ती का विभाजन बताओगे। सबसे पहले बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग और किला। फिर बस्ती का नियोजन बताओगे कि पहले चबूतरे बनाए गए, फिर भवनों का निर्माण किया गया, फिर उसके बाद में ईंटों की बात बताओगे। और उसके बाद सबसे अनूठी विशेषता हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू है यहाँ की जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार था। तो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? सबसे अनूठी विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता जल निकासी प्रणाली थी। यहाँ की जल निकासी प्रणाली थी, यह आपको लिखना है, जल निकासी प्रणाली थी। अब इसमें सबसे खास बात क्या लिखोगे? जल निकासी प्रणाली थी कि यहाँ पर सड़कें जो थी, यहाँ की सड़कें तथा गलियां, यहाँ की सड़कों तथा गलियों को
सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया। सबसे खास बात, ग्रिड पद्धति क्या होती है? एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली। इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया था, देखो ये सड़क इस तरीके से चलेगी, यह इस तरीके से, इसको कहते हैं ये गली है और ये नाली है, ये गली है और ये नाली, इस प्रकार से बनाया गया। तो यहाँ की सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया, ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। जो कैसे एक दूसरे को काटती थी? जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सबसे खास बात देखो, ये नाली दिख रही है, कितनी बड़ी नाली, आपकी बुक में फोटो दी गई इसकी। जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यह ध्यान रखोगे, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब मकान पहले नहीं बनाए, पहले सड़कों और गलियों का निर्माण किया गया। पहले सड़कों तथा किसका निर्माण किया गया? सड़कों तथा गलियों का, गलियों और नालियों का निर्माण किया गया। गलियों के साथ साथ नालियों का निर्माण किया, नालियों का निर्माण किया गया, निर्माण किया गया। फिर उसके अगल बगल में, फिर उसके अगल बगल में मकानों का, उसके अगल बगल में, अगल बगल में क्या बनाए गए? बगल में भवनों का निर्माण किया गया, भवनों का निर्माण जो है वह किया गया। ये सबसे खास बात है, पहले सड़कें, नालियां, गलियां बनी, फिर मकान बने। और सबसे खास बात, उससे भी खास बात क्या है? हर घर की नालियों को किससे जोड़ा गया? नालियों को एक दीवार के द्वारा, एक दीवार के द्वारा सड़कों से जोड़ा गया, सड़कों की नालियों से जोड़ा गया, नालियों से जोड़ा गया। जिससे क्या होगा? आपके घर का पानी बाहर कैसे जाता है? गंदा पानी। जब घर का जो गंदा पानी है वो सड़क की नाली से जोड़ेंगे तभी तो वो बाहर जाएगा। तो सबसे खास बात आपको यह ध्यान रखनी, हर घर की नालियों को एक दीवार के द्वारा सड़क की नालियों से जोड़ा गया और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की गई। अब चलते हैं, चौथा पॉइंट आपको बताना है गृह स्थापत्य के बारे में। गृह स्थापत्य यानी मकान कैसे थे? तो चलते हैं मकान की तरफ, चलोगे मेरे साथ? तो आप क्या देख रहे हो? सबसे पहले एक आंगन दिखाई दे रहा है, ये एक आंगन है, ये फोटो ऐसे, मकान ऐसा है ना? तो हर घर में हम क्या देखते हैं? एक आंगन और बहुत सारे उसमें केंद्रित कमरे दिखते हैं। ये कहाँ दिख रहे हैं? निचला शहर। तो ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है, मोहनजोदड़ो, हम उसको ही पढ़ रहे हैं, मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है वह हमें आवासीय भवन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, उदाहरण जो है वह प्रस्तुत करता है। हमें कैसे पता चलता है नगर नियोजन के बारे में? तो शहर से पता चलता है। तो निचले शहर की तरफ चल रहे हैं जहां पर हमें भवनों के बारे में पता चल रहा है। अब भवनों की खास विशेषता, कुछ भी नहीं रटना है, जैसे आपका घर है बस वैसे ही घर थे। तो एक आंगन पर, यहां पर क्या थे? यहां पर एक आंगन पर, यहां एक आंगन पर केंद्रित कमरे बने हुए थे, कमरे थे जो किसके काम आते थे? जो भाई हम देखते हैं शुष्क और गर्म मौसम में, शुष्क गर्म मौसम में किसके काम आएंगे? खाना पकाने। भाई एक किचन था, यहाँ पर किचन है, बेडरूम है और कतई का काम करने, खाना पकाने, जो किसके लिए काम आते थे? खाना पकाने कमरे थे, है ना, जो खाना पकाने और सूत काटने, सूत ध्यान रखना ये कपड़ा बनाते थे, सूत काटने आदि काम आते थे। तो ये सारे एक आंगन पर कमरे केंद्रित थे। यहाँ पर एक आंगन और आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए जो खाना पकाने के लिए और जो है सूत काटने के लिए वगैरह के लिए काम में आते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अंदर आ गए घर में, हम क्या देख रहे हैं? जैसे ये मैं जहां पर पढ़ा रही हूँ ना, वहां पर भी कोई खिड़की नहीं है। क्यों नहीं है? ताकि बाहर का डिस्टरबेंस आपको नहीं आए, आप आराम से पढ़ सको। तो ये लोग भी आज जो हम कर रहे हैं वैसा करते थे। यहाँ पर भूमि तल पर बनी जो दीवार है उसमें कोई खिड़की नहीं है। सबसे खास बात यही है कि ये अपनी प्राइवेसी को महत्व देते थे। भूमि तल पर बनी दीवार में, भूमि तल पर बनी दीवार में खिड़कियां नहीं थी। बनी दीवार में हमें क्या दिखाई नहीं देती? खिड़कियां नहीं थी। बनी दीवार में खिड़कियां जो है, खिड़कियां नहीं थी। और दूसरी चीज क्या थी? एक और चीज कि भाई जैसे ही एंटर करेगा, यहां पर भी ऐसा ही, एंटर करते ही पूरा स्टूडियो नहीं दिखता है, बिल्कुल साइड में दरवाजा, ताकि आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो, कोई आ भी जाए तो
तो यहां पर इतनी समझदारी का परिचय हमें दिखाई देता है कि मुख्य द्वार से, आपको ध्यान रखना है, मुख्य द्वार से भीतरी आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हो सकता। मुख्य द्वार से भीतरी आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हो सकता। अवलोकन नहीं होता था, यानी मुख्य द्वार साइड में बनाया गया था। तो यह भी इसकी खास विशेषता है। चलो अब अंदर चलते हैं। अब आप अंदर आ गए घर में, मान लो आपको टॉयलेट आई, तो ऐसे याद रखोगे, हर घर में ईंटों का बना हुआ स्नानघर था। सबसे खास बात क्या है, हर घर में हमें क्या दिखाई देता है, अधिकांश घर में, घरों के अंदर क्या मिलता है, घरों में ईंटों का बनाया गया, ईंटों के फर्श का स्नानघर मिलता है। ईंटों के फर्श का स्नानघर जो है वह मिलता है। और यहां पर भी इसकी खास विशेषता क्या है, जिसे एक दीवार द्वारा ध्यान रखना है, जिसकी जो नालियां हैं एक दीवार द्वारा सड़क की नालियों से जोड़ा गया, जिससे क्या होगा, गंदा पानी जो है वह बाहर चला जाएगा, जोड़ा गया था। तो यह भी इसकी खास विशेषता दिखाई देती। चलो स्नानघर हो गया, अब चलते मकान। हमें कई मकानों में क्या मिलते हैं, कई मकानों में हमें जो है सीढ़ियों के अवशेष मिलते हैं। कई आवासों में सीढ़ियों के अवशेष मिले, सीढ़ियों के अवशेष मिलते हैं, सीढ़ियों के अवशेष जो है वह प्राप्त होते हैं, सीढ़ियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो किस लिए काम आते थे, जो एक तल से दूसरे तल यानी छत तक, दूसरे तल तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त होते थे। यानी सीढ़ियां मिली है, जरूर बहुमंजिला मकान होंगे और वहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे। और सबसे खास बात क्या है, कई घरों में हमें कुएं मिले, कई घरों से क्या मिलता है, कई घरों से कुएं प्राप्त हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात क्या है, जो प्राप्त हुए हैं, जो बाहरी कक्ष में बने हुए थे, ये खास विशेषता हमें यहाँ की मिलती है कि कुएं जो है वो बाहरी कक्ष में बने हुए थे। इसका जिस राहगीरों द्वारा इनका प्रयोग किया जाता था, तो यह भी एक खास बात हमें दिखाई देती है, राहगीरों द्वारा प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से कितने कुएं मिले हैं, मोहनजोदड़ो से 700 कुएं, यह भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया। मोहनजोदड़ो से 700 कुएं जो है वह प्राप्त हुए। तो यह मैंने आपको 4 पॉइंट इसके बता दिए। एक पॉइंट इसमें और ऐड ऑन करोगे, 5वां पॉइंट इसमें क्या जोड़ोगे, 5वां पॉइंट जोड़ोगे आप इसमें दुर्ग, तभी तो नगर नियोजन पूरा होगा। भाई 4 पॉइंट तो आपने बता दिए, बस्ती का विभाजन, बस्ती का नियोजन, फिर जल निकासी व्यवस्था बताई, गृह स्थापत्य बताया, तो 5वां पॉइंट क्या बताओगे भाई, 5वां पॉइंट आपको बताना है कि दुर्ग, आपको बताना है दुर्ग जो है छोटा ऊंचाई पर बनाया गया था, ऊंचाई पर बनाया गया। वैसे तो मैंने उसमें ही लिख दिया है दुर्ग, लेकिन आप अलग से एक पॉइंट और लगाओगे, दुर्ग ऊंचाई पर बनाया गया था, चारों ओर से दीवार से घिरा गया था, चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था। और इसमें हमें क्या मिलता है, जिसमें हमें 2 विशाल संरचनाएं प्राप्त, जिसमें विशाल संरचनाएं अन्नागार, और जिसमें विशाल संरचनाएं कौन सी 2 मिलती है संरचनाएं, स्नानागार और अन्नागार प्राप्त हुई है। स्नानागार और अन्नागार जो है वह प्राप्त हुई है, स्नानागार अन्नागार जो है प्राप्त हुई। अब ये कैसे थे, क्या थे, इसके बारे में बताऊंगी नए वीडियो के अंदर, तो फटाफट से दूसरा वीडियो जरूर देखना जो बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें मैं आपको विशाल स्नानागार और अन्नागार के बारे में बहुत ही शानदार जानकारी देने वाली हूं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, कौन सा टॉपिक और चाहिए आपको वह भी लिखना। थैंक यू वेरी मच।